नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। हमने अब तक बहुत सारी वीडियो बनाई हैं और आप लोगों ने देखी भी हैं। आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, आपसे मुझे एक शिकायत है कि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हैं। तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और वीडियो को भी देखिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइब भी कीजिए। आज हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनका नाम है योगेश और ये हरियाणा से हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा मैं योगेश भाई आपसे, आपको ऐसा क्यों लगा क्योंकि हरियाणा से दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाऊँ और फिर नेहरू बिहार में रहूँ, वहाँ से तैयारी करूँ? क्योंकि हरियाणा का जो हिसार है और भी कई हरियाणा में ऐसी जगह हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में कोचिंग है, वहाँ पे भी आप कर सकते थे। इतना दूर क्यों आए आप? तो सबसे बड़ी पहली बात तो यही है कि यहाँ आने का रीज़न सबसे बड़ा ये रहा है कि ये तो मोटिवेशनल फैक्टर रहता है कि हम ये मोटिवेट रहते हैं। जो हमारे आसपास माहौल होता है, हम किसी टाइम डीमोटिवेट हो जाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिल जाती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो हमें मटेरियल मिलता है, स्टडी मटेरियल, जैसे करंट अफेयर हो गया या मैगजीन वगैरह हो गई, वो टाइम टू टाइम मिल जाती है। और एक सबसे बड़ा रीज़न है टेस्ट सीरीज़ वगैरह, जो हम टाइम टू टाइम मिल जाती है। हम जो एक एग्ज़ाम हॉल का एक माहौल होता है ना एग्ज़ाम देने का, वो यहाँ पे फील होता है। तो वो चीज़ वहाँ पे घर पे या फिर किसी और जगह पॉसिबल नहीं थी, और यहाँ तो ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, तो रीज़न तो है ऑब्वियसली। आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, 10वीं 12वीं कहाँ से हुई और उसमें आपका स्कोर कितना रहा? मैंने अपनी ग्रेजुएशन 10th और 12th अपने गांव से की है, पारस सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो मैंने 10th में मेरे 75% आए थे और मेरे 12th में अबव 80% है। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो वो क्लियर हुआ था। उसके बिहाफ पे मुझे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है MDU रोहतक, तो उसमें एडमिशन हो गया था लॉ डिपार्टमेंट में। मैंने BA + LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स लॉ का किया है, तो उसमें भी मेरे फर्स्ट डिवीज़न रही है और फर्स्ट डिवीज़न से 60+ नंबर रहे, उससे अब वो पास हुआ। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? और अभी बात की जाए आपकी उम्र की, तो उम्र कितनी है? फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट लॉ ही है, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन उसी से किया और कहीं ना कहीं 5 साल का एक अच्छा माहौल भी रहा है लॉ डिपार्टमेंट में, तो उससे मुझे ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन मिल गया था। और मैंने एक पक्का इरादा बना लिया था कि ऑप्शनल तो मुझे लॉ ही रखना है, ताकि मैं लॉ के साथ साथ अपनी जुडिशरी की भी तैयारी कंटिन्यू रखूँ, और इसीलिए मैंने लॉ को ऑप्शनल चुना था। आपके पापा जी क्या करते हैं? उनका कोई बिजनेस है या फिर कुछ किस फील्ड में है वो? मेरे पापा एक शॉपकीपर है, उनका खुद का बिजनेस है। तो जो होम मटेरियल वगैरह जो हम बनाते हैं घर वगैरह, उसमें जो मटेरियल चीज़ें जो यूज़ होती है वो सब। यहाँ पे आप अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है या फिर अभी यूट्यूब वगैरह से स्टडी कर रहे हैं? अभी जैसे सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ UPSC के रिगार्डिंग, तो और यूट्यूब वगैरह की हेल्प हो जाती है, और 1-2 चैनल और हैं, तो टेलीग्राम वगैरह है, उन सब में बहुत हेल्प हो जाती है। और बिना कोचिंग के ही कोचिंग मिल जाती है अगर किसी में इच्छा हो। ये तो एक कहने का बहाना ही होता है कि हम बोल देते हैं कि पैसे नहीं है या फिर कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, तैयारी है, तो वो ये मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो अगर हमारे खुद के अंदर करने की इच्छा है तो हम कोई ना कोई एक तरीका ढूंढ लेते हैं करने का। तो जो आज के टाइम यूट्यूब है, टेलीग्राम है, और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बहुत सारे, तो आप हर चीज़ का यूज़ कीजिए और आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ में लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका धैर्य बना रहेगा और आप करते जाएंगे। चैनल कौन सा फॉलो करते हैं यूट्यूब पे? जैसे करंट अफेयर के लिए ज़रूरी होता है एक चैनल तो उसके लिए तो मैं स्टडी IQ चैनल प्रीफर करता हूँ। और भी जैसे कोचिंग, जैसे दृष्टि IAS हो गया, विजन के भी हो गए, तो हर वाजीराम रवि के हो गए, तो करंट के रिगार्डिंग मैं इन चैनलों को यूज़ करता हूँ। PIB वगैरह हो गई, जो भी अपडेट वगैरह होती है इनके रिगार्डिंग। यहाँ आपकी बुक्स देखी जाए तो कौन कौन सी जो बुक्स हैं, अब तक देखा जाए कि आपने, बहुत सारे बच्चे UPSC में पहले NCERT कवर करते हैं, पढ़ते हैं उनको, तो क्या अभी आपने NCERT पढ़ लिए हैं? क्या आपने नोट्स बनाए हैं? और उसके अलावा आप कौन कौन सी बुक्स फॉलो करते हैं? देखो, NCERT तो बेसिक होती है और ये तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए बच्चों को। 6ठी से 12वीं की क्लास जो NCERT है, ये कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशनल भी देते हैं और हमें कहीं ना कहीं एक अच्छा बैकअप भी तैयार करते हैं हमारा। और वो कहते हैं जब नींव तैयार होगी, नींव अच्छी होगी, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो मैं तो यही मानता हूँ कि NCERT जरूर पढ़नी चाहिए। और कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे जियोग्राफी हो गया, ठीक, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, पॉलिटी हो गई 11th 12th, तो इनकी हिस्ट्री वगैरह होगी, इनकी तो पढ़नी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि NCERT तो आप पढ़ो ही पढ़ो। उसके बाद आप बुक्स पे जाओ और अपने नोट्स वगैरह जो बनाते हो आप, हैंड रिटन नोट बनाते हो या क्लास वगैरह जो कोचिंग वगैरह लेते हैं
वहाँ पे नोट्स बनाते हैं, पर वो भी यही बोलेंगे कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, तो एनसीईआरटी तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ अभी देखें तो कौन कौन सी बुक्स रखी हुई हैं, इधर भी रखी हुई हैं, उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। और इसमें कहा जाता है जैसे हम कहीं जाते हैं, लक्ष्मीकांत की बुक बताते हैं बहुत सारे बच्चे, उसमें क्या है, उस बुक में ऐसा क्या है कि हर कोई उसे फॉलो करता है, आप भी करते हैं क्या? बिल्कुल, लक्ष्मीकांत तो एक गीता ही है, ये मान लीजिए। और कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत ये है कि कहीं ना कहीं में 15 से 20 क्वेश्चन अराउंड हमें पॉलिटी के जो लक्ष्मीकांत है उस बुक से डायरेक्ट आ जाते हैं। तो एक तरह से गीता ही, और किसी सब्जेक्ट में हम ये नहीं कह सकते कि इस बुक से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, पर जो पॉलिटी है इससे जो लक्ष्मीकांत है उससे हम बोल सकते हैं कि हाँ इससे सारा कवर हो जाए। इस रूम में, जिस रूम में अभी हम बैठे हैं, इसका रेंट मिला करके और बिजली का मिला करके, पानी का मिला करके, खाना पीना का मिला करके टोटल कितना एक महीने का खर्च हो जाता है? एक महीने का 10,000 के राउंड आराम से ईजिली हो जाता है नेहरू बिहार में। बिल्कुल। तो इधर भी आपकी बुक्स रखी हुई हैं, और यहाँ टेबल वगैरह जो भी सामान है ये सारा आपने ही खरीदा है रूम में? हाँ, मैंने खरीदा है, और ये तो ज़रूरत थी, नीड की ज़रूरत भी थी, और बुक्स वगैरह रखने के लिए, और जैसे नोट्स वगैरह भी लेते हैं, मंथली मैगजीन आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हम जो परचेज करते हैं उसमें भी तो ओवरऑल मिला करके 10,000, पानी का, बिजली का जो रेंट देते हैं सब मिला के 10,000 तो आ जाता है। हाँ, नोट्स भी हैं इसमें या बुक्स भी हैं क्या, कोचिंग के नोट्स भी हैं, वो बताइए। हाँ, इसमें एक्चुअली यूपीएससी के रिगार्डिंग है, जो मैंने सब्जेक्ट वाइज जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो मैंने स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, तो उनके मिला करके एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक फिर मैंने नोट्स बनाए हैं, और हैंड रिटन नोट्स है मेरे खुद के। बुक्स पहले बुक्स दिखाइए, फिर नोट्स बाद में दिखाएंगे। हाँ, बुक्स जैसे मैं एनसीईआरटी दिखाता हूँ आपको। जियोग्राफी के हैं 6th से 12th है, तो ये बोलते हैं जियोग्राफी तो 6th से 12th जरूरी है, 10th ये सारी एनसीईआरटी है। 11th 12th आपने ये ऑनलाइन खरीदी थी या फिर ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन, यहीं से दिल्ली मुखर्जी नगर से खरीदी थी। और वो कुछ मोटी मोटी बुक्स रखी हुई हैं, वो कौन सी हैं? जैसे ये लक्ष्मीकांत है जो गीता हमारी, इसको तो बोल सकते हैं। और ये जैसे प्रीवियसर बोलते हैं हम, क्योंकि प्रीवियसर तो ज़रूरी होते हैं, है ना, क्योंकि एक आइडिया लग जाता है कि हम पिछले सालों में कैसे क्या क्वेश्चन आए हैं, और उसी बेसिस पे हम तैयारी भी करते हैं। तो प्रीवियस जो अरिहंत की है, इसमें हमें टॉपिक वाइज पता लग जाता है कैसे क्या आया है, तो ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आइडिया हो जाता है हमें हर चीज़ का। अभी वहाँ पे 2-3 और हैं मोटी मोटी बुक्स, वो कौन सी है? जैसे ये CSET के रिगार्डिंग है, जैसे ये मैथ की है, और ये अपने वो है, ठीक है, कंप्रीहेंशन के लिए। और तो जैसे CSET के रिगार्डिंग है, तो CSET के लिए ये कौन सी बुक है, क्या नाम है? अहमद की सर की है, सगीर अहमद सर है। तो ये CSET के मतलब बच्चे प्रीफरेंस करते हैं, और सर अच्छे भी हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे। जैसे उसके रिगार्डिंग एक और है CSET के लिए, तो मधुकर काटवे सर है, CSET के रिगार्डिंग, इनकी भी अच्छी बुक है। तो अगर हम इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उसी के रिगार्डिंग, तो एक हेल्प हो जाती है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के हिसाब से हमें अप्रोच भी करने चाहिए एग्जाम के रिगार्डिंग। बाकी के ये क्या हैं वो? ये जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, ये करंट अफेयर है, जैसे PT 365 आती है, ये तो किसी कोचिंग का है, विजन का है? विजन IAS का है, और मैं विजन IAS को प्रीफर करता हूँ, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे मंथली मैगजीन हो। तो जैसे इसमें है, तो ये सब्जेक्ट वाइज आती है, इसमें पूरे ईयर का जो करंट अफेयर होता है, जो बच्चे अब डे टू डे अपडेट नहीं हो पाते हैं, वो इससे बड़ी हेल्प हो जाती है। मैं ये मानता हूँ कि 90%, 80 से 90% इससे कवर हो जाता है करंट अफेयर ईजिली। तो मैं तो यही प्रीफर करता हूँ PT 365, और मैक्सिमम बच्चे यही प्रीफर करते हैं। इसमें सब्जेक्ट वाइज जैसे पॉलिटी हो गया, ठीक है, इसके बाद में सामाजिक मुद्दे हो गए, संस्कृति होगी, कल्चर अपना, उसके बाद में ये विज्ञान प्रौद्योगिकी होगी, उसके बाद ये इकोनॉमिक्स होगी, और ये इन्वायरमेंट हो गया, और ये मंथली जो मैगजीन आती है, जैसे फरवरी की है, मार्च की आगे भी, तो ऐसे मंथली मैगजीन आती है। ये जो मैगजीन में क्वेश्चन होते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं? जो करंट के मुद्दे चले होते हैं, जो करंट में मुद्दे जो हाईलाइटेड है, और जो हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, जिसको बच्चों को एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए, इतनी तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसी के रिगार्डिंग पूछते हैं जो करंट में मुद्दे। नोट्स भी आपने बनाए हैं अपने हाथों से, वो दिखाइए कुछ। जियोग्राफी के हैं, जो मैंने एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद जो मैंने नोट्स बनाए हैं रिटर्न, जियोग्राफी है। तो इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी जो है, जैसे इसमें जो डायग्राम वगैरह आती है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एग्जाम में तो जो मेंस एग्जाम होता है उसमें बच्चे कहीं ना कहीं लिख आते हैं कुछ ना कुछ, पर एक डायग्राम का एक अलग इफेक्ट होता है, और कहीं ना कहीं यही हमें सिलेक्शन भी देता है, हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। ये इकोनॉमिक्स है, ये मतलब जियोग्राफी है, और इसके बाद यहाँ पे है लास्ट में जो हम बोलते हैं ना एटलस, जो मानचित्र कहते हैं, तो उस एटलस के बारे में है। और दिखाइए आगे, क्योंकि आपने बहुत सारे बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, सारे दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
जो जियोग्राफी सेकंड पार्ट, ये इंडियन जियोग्राफी है, ये इंडियन जियोग्राफी है। तो इसमें जैसे मैप वगैरह बना रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम मेंस में भी मैप भी आपको डायग्राम करके जरूर आना चाहिए, कहना एक्स्ट्रा बेनिफिट है इन चीज़ों का। उसके बाद मैं आपको हिस्ट्री के दिखाता हूँ नोट्स। ये हिस्ट्री के हैं, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मेडिवल, जो हम एंशिएंट मेडिवल के हैं ये, तो मैं आपको दिखाता हूँ इनके। ये एंशिएंट है स्टार्टिंग में, जो धर्म वगैरह हड़प्पा वगैरह है, जो बौद्ध धर्म वगैरह है। उसके बाद मैं आपको मेडिवल दिखाता हूँ। मेडिवल में ये भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन वगैरह जो चले थे, ठीक है। तो उसके बाद में लास्ट में जो है ये आर्ट एंड कल्चर है अपना। तो ये कहीं ना कहीं मैं साथ के साथ नोट्स बना लेता हूँ। पहली रीडिंग सेकंड रीडिंग जब लेता हूँ तो मैं नोट्स बनाता रहता हूँ साथ के साथ। ये है मॉडर्न हिस्ट्री जो बोलते हैं हम, मॉडर्न हिस्ट्री जो इम्पोर्टेंट है हर तरीके से देखी जाए तो। और बिपिन चंद्र इसके सबको पता ही इनका नाम। ये मॉडर्न हिस्ट्री है, और ये मानता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत ज़रूरी है। चीज़ तो सारी ज़रूरी है, पर ये होता है ना कहीं एक्स्ट्रा बेनिफिट दे जाते हैं हमें। और ये लास्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री भी जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो मैंने इसी के इनमें कवर कर दिया सारे साथ, जो कोल्ड वार वगैरह सब। ये अब मैं दिखाता हूँ आपको इकोनॉमिक्स के। ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इसमें जैसे डायग्राम वगैरह है ये, तो ये तो ज़रूरी है ये बस। तो ये आपको आना भी चाहिए, और कब एग्जाम में जब आप लिखते हो तो ये आपको लिख के भी आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्प करते हैं। अब मैं इंटरनेशनल रिलेशन दिखाता हूँ, जो हमारे पीछे जो एंशिएंट से लेके जो प्राचीन टाइम जो भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले जो रिलेशन थे, उसके बाद जो रिलेशन रहे हैं, और कहीं ना कहीं दूसरी कंट्री के साथ हमारे जो रिलेशन रहे हैं, वो हमें हर बार डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि करंट में किसी ना किसी कंट्री के साथ अच्छे संबंध रहते हैं और डिस्प्यूट भी रहते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो हमें हर स्टेट हर कंट्री के साथ रिलेशन के अपने नोट्स बेसिक बनाने चाहिए और करंट से अपडेट रहने चाहिए। जैसे पॉलिटी है, जो हमें बोलते हैं लक्ष्मीकांत, तो उसके मैंने पढ़ने के बाद मैंने अपने नोट्स बनाए थे। ये पॉलिटी है, तो इसमें मैंने अपने डायग्राम वगैरह भी बनाए हैं, ताकि मुझे बेनिफिट मिले उस चीज़ का, और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले मेंस में, क्योंकि सिलेक्शन वही देता है। ये पॉलिटी है। और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ SCS के रिगार्डिंग दिखाता हूँ, जो स्टेट PCS के रिगार्डिंग है। ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह है, जो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। और ये सिलेबस है UPSC का। वो बोलते हैं ना सिलेबस अपने पास रखना चाहिए, टेबल पे होना चाहिए, तो वही बात है, सिलेबस तो अपने पास ज़रूर होना चाहिए। ये कुछ जैसे एटलस है ये, तो ये एटलस में जैसे टॉपिक वाइज जो मैंने पढ़ रखा है उसमें मैंने टिक कर निशान लगा लेता हूँ। जब मैंने निशान लगा रखे हैं ये ब्लू पेन्स यहाँ पे, तो मैक्सिमम कवर हो गया है। तो ये जियोग्राफी के रिगार्डिंग जो एटलस है वो बहुत ज़रूरी है, इससे का तो हमें नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, कम से कम 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इससे। और उसके बाद ये हमारी SCS के रिगार्डिंग है। मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा SCS के एग्ज़ाम आए हुए हैं, उसके रिगार्डिंग ये अपडेट है उसके रिगार्डिंग करंट की। और ये करंट के लिए ये फॉलो करता हूँ, घटनाक्रम जो घटनासार वगैरह होती है जो इसके रिगार्डिंग। और ये JPSC का एग्ज़ाम आया हुआ है, उसके लिए एक ये है जो मैंने अभी पढ़ रहा हूँ। JPSC का एग्ज़ाम झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके रिगार्डिंग ये पढ़ रहा हूँ। तो ये सब मटेरियल है, अभी और भी पढ़ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे रखे हुए हैं और भी हैं, ये रखे हुए हैं, तो अभी चल रहा है साथ के साथ। और कहीं ना कहीं हमें अपडेट रहना पड़ता है, और ओवरऑल हर तरीके से पढ़ना पड़ता है। जैसे सामान्य ज्ञान है लूसेंट की, तो ये बोलते हैं ना लूसेंट तो पढ़नी चाहिए, तो ये भी पढ़ता हूँ साथ के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इनसे कवर हो जाता है, कहीं ना कहीं रहता है कि हाँ भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़े, तो वो ज़्यादा लिमिटेड सोर्सेज हो और मैक्सिमम रिवाइज हो। मैं अपने मम्मी पापा और भैया को यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करने की एक भरोसा था उनका कि हाँ, तो उन्होंने एक भरोसे के साथ मुझे भेजा है, और उनके भरोसे को कहीं ना कहीं मुकम्मल भी करना मुझे, और कहीं ना कहीं मेरा खुद का भी भरोसा है कि हाँ मुझे करना है तो करना है, और उनके भरोसे को पूरा करके जाऊँगा। और सबसे साथ सपोर्ट की बात करें तो तीनों ने सपोर्ट किया है, पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया है, पर जब एक्स्ट्रा सपोर्ट की बात आ जाती है हर तरीके से, चाहे वो मोटिवेशनल वे में हो, चाहे इकोनॉमिकली वे में हो, चाहे इमोशनल वे में हो, हर तरीके से एक दोस्त के नाते हो, एक फ्रेंड से कहीं ज़्यादा प्यार करने के नाते हो, तो मेरे बड़े भाई हमेशा साथ रहे हैं, और उन्होंने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया है। कभी का छोटा भाई गलती भी कर देता है तो भी उन्होंने हमेशा ना मुझे सपोर्ट किया है, और कहीं ना कहीं उनका भरोसा है कि हाँ मैं क्लियर करूँगा।
और उनके भरोसे के वजह से ही मैं यहाँ हूँ आज, और उनके मोटिवेशन की वजह से मैं यहाँ हूँ आज। आपके भाई करते क्या हैं? मेरे भैया खुद जज लगे हुए हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, और वो यहीं पे रह के गए थे। उन्होंने भी यहीं से कोचिंग ली थी राहुल IAS से, और उनका भी सिलेक्शन हो रखा है जुडिशरी में। और कहीं ना कहीं वो भी एक मोटिवेशनल फैक्टर है कि उनका सिलेक्शन यहीं रखे हुआ है, तो मैं उसी के रीज़न से मैं भी यहीं पे हूँ कि एक मोटिवेशन मिलता रहता कि हाँ, और ये फील भी होता रहता कि हाँ मेरे भैया भी यहीं पढ़े थे, यहीं पास में इसी पे, तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन रहता है और मेरा मन लगा रहता है यहाँ पे, तो एक ये बड़ा सपोर्ट है। तो दोस्तों, आशा और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। एंड मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो बच्चे नेहरू बिहार में आना चाहते हैं, क्या यहाँ नेहरू बिहार में कोई दिक्कत परेशानी होती है? नहीं, कोई उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, एक्चुअली किसी को बच्चे को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई बच्चा आता है यहाँ पे तो एक भरोसा के साथ आए कि हाँ कि मैं कर सकता हूँ, और उनको दिक्कत की परेशानी की बात भी नहीं है कि आजकल सब है, रूम भी आराम से मिल जाते हैं, और हर चीज़ की कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। आप कोई मार्केट में जाओगे तो हर चीज़ की सुविधा है, तो ऐसी घबराने की बात नहीं है, तो सब ठीक हो जाता है। जब एक बार आओगे, कोशिश करोगे, सब होता चला जाएगा।